So class 8 we have come to data handling. So now come to page number 70. What is a bar graph? तो अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बार्स के फॉर्म में डिस्प्ले करें जिनकी की चौड़ाई जो है वो सेम होएगी, जो बार्स जो होंगी उनकी चौड़ाई जो है वो सेम होगी और उनकी जो हाइट्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी उनकी वैल्यूज़ के। इसके लिए आप एक स्केल ले लेते हैं और उसी हिसाब से आप फिर उनको ड्रॉ करते हैं। तो जो हाइट्स होंगी वो क्वांटिटी बताएगी हर एक कैटेगरी की, और जो बार्स जो इक्वल विड्थ के होंगे तो उनमें इक्वल गैप्स होने चाहिए। अब जैसे ये आपके सामने एक ग्राफ है, तो इसमें एकेडमिक ईयर्स दिए हुए हैं 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 एंड 7, 8। और इधर आपको दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं देखिए, इसमें 50, इसमें जो आपको लिया गए हैं वो है 50-50 का गैप है, 50, 100, देन 150, देन 200, देन 250, 300 एंड 350। अब आपसे ये पूछा जा रहा है what is the information given by the bar graph. So this gives the number of students in class 8 in the various academic sessions. तो हर साल कितने स्टूडेंट्स रहे हैं ये बताता है। तो इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से साल में जो बढ़े हैं स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम बढ़े थे। तो आप ये देखिए यहाँ 2003-4 में 100 थे तो 4-5 में हो गए 200, डबल हो गए। तो इसका मतलब 4-5 में, और बाकी सालों में इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, आप स्टडी करिएगा। तो ये 2004-5 में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से साल में सबसे ज़्यादा थे। तो आप ये देखिए जो लास्ट वाला बार ग्राफ है तो उसमें सबसे ज़्यादा है, नियरली 350 हैं, दैट इज़ इन द ईयर 2007 एंड 8। अब आपको बताना है वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। अब 2003-4 में तो 100 है और 5-6 में कितने हो गए 250, यानी दुगने से 50 ज़्यादा है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। Now we come to the double bar graphs. A bar graph showing two sets of data simultaneously. दो सेट्स ऑफ डाटा को एक साथ दिखाना है और उसमें कंपैरिजन भी हो जाता है, तो उसको हम डबल बार कहेंगे। अब जैसे आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या लिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ मार्क्स है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 2005, 6 एंड 6, 7। यानी कि ये जो खाली वाला है ग्राफ वो 2005, 6 का है, एक ही स्टूडेंट का है ये, और 6, 7 वाला जो है वो डार्क में बना रखा है। तो एक ही स्टूडेंट के दो मार्क्स, जो एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो अलग अलग सालों में उसने गेन करे। तो जैसे आप देखिए मैथ्स में जो है उसने 2005-6 में नियरली उसने इतने 30 से कम मार्क्स थे जो कि 6-7 में बढ़ के 60 के करीब पहुंच गए। तो इसी तरह साइंस के हैं, फिर दूसरे SST के हैं, फिर साइंस सब्जेक्ट्स के हैं, साइंस का है, फिर इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है। तो इधर सब्जेक्ट्स हैं और इधर मार्क्स हैं, एक ही स्टूडेंट के हैं। तो ये अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो what is the information given by the double bar graph? It is a comparison of marks in different subjects of a student in the academic year 2005-6 and 2006-7. In which subject has the performance improved the most? सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव करी है उसकी परफॉर्मेंस, आप देखिए 30 से उसके 60 के करीब। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डेटीरियोरेटेड, डेटीरियोरेटेड का मतलब है ख़राब हो गई, कम हो गई पहले से। तो आप देखिए इंग्लिश में यहाँ वो पहले अच्छे नंबर 60 लाया था, अब वो यू कैन यूज़ अ स्केल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मार्क्स, यू कैन यूज़ अ स्केल लाइक के, तो उससे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंग्लिश में पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं उसके, तो इंग्लिश में उसकी परफॉर्मेंस डेटीरियोरेट कर गई है, यानी कि ख़राब हो गई है।
इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब बराबर है, तो आप देखिए हिंदी में जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, तो इसका मतलब हिंदी में उसमें ना अच्छा हुई परफॉर्मेंस ना ख़राब हुई, वही रही है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको देखकर जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, थिंक, डिस्कस एंड राइट। देखिए, इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ऑफ अ बार ग्राफ वुड इट चेंज द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, व्हाई। अगर आप पोजीशन बदल दें तो जैसे आपने 6 7 को पहले मार्क कर दिया और 5 6 को बाद में, तो इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी। तो जो है, अगर ईयर को अगर आप वही रखें, यानी 5 6 को आप बाद में ड्रॉ कर दें 6 7 से पहले को पहले, तो बात तो वही रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जाहिर सी बात है, हम पहले 5 6 को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 6 7 को। तो अब इस तरह से, जैसे ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप एक बार ग्राफ इस तरह से बना लीजिए और उसमें आप पहले वाला जो 10 वाला पॉइंट होगा वो 1000 कर लीजिए, उसके बाद 2000, फिर 3000 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप, और इधर आप बार्स को मार्क कर लीजिए इक्वल लेंथ, इक्वल डिस्टेंसेस पे और इक्वल दिस ब्रेथ। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको आप मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे आप 1000 पे पहले आप बना लीजिए मार्क और उसको ड्रॉ करिए। उसके बाद 1500 पे ये पॉइंट 1500 है, उसके बाद 2000, उसके बाद 2500 एंड देन लास्ट में फिर 1500 हो गया। तो इस तरह से आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बार आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है चिल्ड्रन हु प्रेफर वॉकिंग एंड दोज हु प्रेफर साइकिलिंग। तो ये 2 3 स्कूल्स हैं, ए बी सी। तो एक स्कूल के वाले 40 बच्चे, दूसरे में 55, तीसरे में 15, साइकिलिंग 45, 25 एंड 35। तो ये आप वॉकिंग और साइकिलिंग के 2 ग्राफ्स बना लीजिए और उसमें जो है आप तीनों को आप ड्रॉ कर सकते हैं, साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए बी और सी को मार्क कर दीजिए, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इससे आप उन्हें मार्क करके और तीनों को ड्रॉ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द डाटा। आप स्केल ले लीजिए 10 20 30 40 50 60 और फिर मार्क करके उनको बनाइए। परसेंटेज विन्स इन वनडे इंटरनेशनल बाय टॉप क्रिकेट टीम्स। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए टीम्स दे रखी हैं अलग अलग देशों की। एंड फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 6, तो उनका उसमें दिया हुआ है ऑफ द लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल इन 2007। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका के 75% और ओडीआईस के हैं 78%। परसेंटेज विन्स हैं ये बाय द टॉप 8 क्रिकेट टीम्स, यानी कि साउथ अफ्रीका 75% मैचेस जीता है वर्ल्ड कप के और ओडीआई जीता है 78%। 2006 में था और ये 7 में। तो ये कंपैरिजन दिया गया है कौन कितने परसेंट जीता है चैम्पियंस ट्रॉफी। और ये है वर्ल्ड कप भी, तो ये इतने परसेंट जीते हैं। तो आप ये ले लीजिए, आप नंबर दे दीजिए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को 1 2 3 4 से लेके 8 तक, और यहाँ ड्रॉ करिए इसको। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यू कैन फाइंड आउट 8 नंबर इज़ इंडिया। तो इस तरह से अब आप इसको मार्क कर लीजिए, परसेंटेजेस मार्क करनी है आपको, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन। उसके बाद आप पॉइंट वाइज पहले तो आप ये निकाल लीजिए वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप 6 और लास्ट
10 ODI in 007। तो इस तरह आप ग्राफ्स को पॉइंट कर लीजिए परसेंटेजेस को, और ये इस तरह का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो डू दैट। नाउ हाउ डू वी ऑर्गेनाइज डाटा। जो भी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा होता है उसको रॉ डाटा कहते हैं, और उससे जो है अगर हमें कोई मीनिंगफुल इन्फेरेंसेस, कोई नतीजे सही सही निकालने हैं तो उसको हमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो ये इस तरह से सब ने जवाब दिए। अब आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है या कौन से वाला जो है वो बहुत कम पसंद किया जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक इस तरह का हम एक जो है टेबल बना लेते हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट्स लिख लिए, 4 सब्जेक्ट्स हैं, और उनके टैली मार्क्स लिख लीजिए, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितनों को वो पसंद है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 7 को आर्ट पसंद है, 5 को मैथ्स, 6 को साइंस और 4 को इंग्लिश। और आप कैसे उसको फिर ये क्या बनाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। तो आर्ट के जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चों को आर्ट पसंद थी, तो आप क्या करते हैं 4 जो है वर्टिकल लाइंस और एक क्रॉस उसमें बना देते हैं 5वें नंबर का, फिर दूसरा बनाते हैं। तो इस तरह से हम सारे टैली मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर्ट के को 7 बच्चे पसंद कर रहे हैं, मैथ्स को 5 को इस तरह ड्रॉ कर लिया, साइंस को 6 5 और 1, और इंग्लिश को 4। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्ट सब्जेक्ट इज़ 7, दैट ऑफ मैथ्स इज़ 5 एंड सो ऑन। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक चीज़ हो रही है। तो इस तरह से आप इस तरह की टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। दिस काइंड ऑफ टेबल इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table and it gives the number of times an entry occurs। तो ये ट्राई करिएगा आप ये दैट एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया अभी तुम्हें कौन सा जानवर पसंद है अगर आप पालना चाहें, तो ये रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो इसका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें। पहले तो देख लें कितने तरह के हैं, डॉग है, कैट है, फिश है, रैबिट है, एंड देन अगेन यू हैव काऊ भी है। तो इतने ही हैं एनिमल्स, तो वो कितनी बार ऑकर कर रहे हैं वो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के पता कर लीजिए। अब हम आते हैं ग्रुपिंग द डाटा। अब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कम है डाटा तो वो तो चल जाता है, आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत लार्ज डाटा होता है। अब जैसे ये मार्क्स दिए हुए हैं 50 में से मैथ्स में 60 स्टूडेंट्स के ऑफ क्लास 8, बच्चों का नंबर कितना है 60 है, टोटल मार्क्स कितने हैं 50 हैं, और उसमें से कितने कितने नंबर मिले हैं वो ये दे रखे हैं। तो यानी कि ये 60 है नंबर्स में टोटल, ये 60 बच्चों के हैं। तो अब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि ये बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए हम इसको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 0 to 10 कितने बच्चों के आए, 10 to 20 कितने बच्चों के आए, एंड सो ऑन। तो जो है उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप में। अब जैसे आप यहाँ देखिए इसको कि 0 से 10 मार्क्स जो हैं सिर्फ 2 बच्चों के आए थे, तो आपने 2 लिख दिया। अब आप कहेंगे यहाँ भी 10 है, इधर भी 10 है, तो आप क्या करेंगे, तो 0 से 9 तक के बच्चे जिनके नंबर हैं वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे, फिर 10 से 19 तक के, फिर उसके बाद 20 से 29 तक के, फिर 30 से 39 तक के, 40 से 49, लास्ट में 50 से और 60 तक के। तो ये आप इसमें इस तरह से जितने जितने हैं उनको मार्क करके यहाँ ये नंबर जो है जितने बच्चे हैं वो टोटल यहाँ आना चाहिए। तो ये इस तरह से आप इसको पता कर लेंगे।
अब इससे आप रिलेटेड क्वेश्चंस कोई पूछे जाते हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जिसमें ग्रुप्स बने हुए ना 0 से 10, 10 से 20, तो उनको हम बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो 21 है नंबर। इसका मतलब है कि 20 से लेके और 19 है अगले वाले ग्रुप में, तो 20 से 40 तक मैक्सिमम नंबर आए हैं बच्चों को। और ईच स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो कितने बच्चों के 50 से ज़्यादा नंबर हैं? तो आप ये देखिए यहाँ 40 to 50 कितने बच्चे हैं? 7 हैं। और 50 to 60 1 है। तो कितने बच्चों के 40 से ज़्यादा नंबर आए हैं? 7, और उसके बाद एक और 8 के हैं। ईच ऑफ द ग्रुप्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो ये 0 to 10 ये क्लास इंटरवल है। इसमें जो 10 जो होगा, जो सपोज़ करिए आपके पास ये ग्रुप है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि 0 to 10 में, और यहाँ भी 10 है, दोनों में नहीं होगा, 0 to 9 होगा पहले ग्रुप में, फिर 10 से 19 दूसरे ग्रुप में, एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 10 बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 10 to 20, नॉट 0 to 10, ठीक है। तो आप जो है 10 to 20 में 10 इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड 20 इज़ द अपर क्लास लिमिट, राइट। तो ये व्हाट इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट। और जो डिफरेंस होगा इसको विड्थ या साइज बोलते हैं क्लास इंटरवल का। तो 0 और 10 में कितना डिफरेंस है? 10 का। इस तरह 20 और 10 में 10 का। तो विड्थ या साइज हो गई 10। अब आपको ये एक दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें आप देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है। 550 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, तो जो उनकी इनकम्स हैं वो बता रखी हैं। 100 से 125 तक 45 वर्कर्स की हैं, 125 से 150 तक 25 वर्कर्स की हैं, यानी कि 100 से लेके 124 रुपीज़ तक 45 वर्कर्स की हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको ये फिर 550 वर्कर्स की इनकम्स बता रखी हैं। तो मैक्सिमम है 325। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल? तो आप 125 माइनस 100 पहले वाले में ही माइनस कर लीजिए। 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी? अब देखिए हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 140 वर्कर्स की हैं इस वाले ग्रुप में। तो ये हो जाएगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 220 से 225 वाली ग्रुप की है। विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी, देखिए सारा कंपेयर करिए सबको, और इधर भी देखिए तो 25, ये जो 25 वर्कर्स की सबसे कम है। तो सॉरी, दिस 20 वर्कर्स की सबसे कम है। तो इसलिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई 302 325 वाले कैटेगरी की, जो मैक्सिमम जिनको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो इस लाइक अ पिरामिड ऊपर जाते जाते हैं तो कम होता जाता है। तो जिनकी ज़्यादा तनख्वाहें हैं वो कम लोग हैं, 20 ही वर्कर्स हैं। अब आइए आप, विच इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 240 to 275? 275 है उसकी अपर क्लास लिमिट। एंड विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? तो देखिए आपकी किसकी सेम फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखिए यहाँ पे 55 और 55 ये दो की सेम है। तो 150 to 175 वाला जो ग्रुप है और 225 to 250 वाला जो ग्रुप है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। तो अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट्स इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 बच्चों के जो वेट्स दिए हुए हैं किलोग्राम में, ये 40 kg, 38 kg ऑफ अ क्लास
using interval 30 to 35, 35 to 40 and so on। इसको आप बनाइएगा। अब हम आते हैं बार्स विद अ डिफरेंस, जो कि कहलाता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हम एक साथ साथ ही बार्स बनाते हैं, उनके बीच में गैप्स नहीं लेते, तो उसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। तो जैसे आपके पास एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द मार्क्स obtained बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट। तो 60 स्टूडेंट्स हैं और उनके मैथ्स में टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं ये हमें बताया गया है। तो 50 to 60 is the maximum marks which students are getting। so उसका आपको ये बना दे दिया गया डाटा। 0 to 10 वाले 2 हो गए, 10 to 20 वाले 10, 20 to 30 वाले 21, 30 to 40 वाले 19, 40 to 50 वाले 7, 50 to 60 वाला 1। ठीक है, तो ये 60 स्टूडेंट्स का है। तो आपको हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के ग्राफ में। इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम जो है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है हम मार्क्स को यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 बराबर ग्राफ्स में आप यूज़ कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं मार्क्स को। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखिए आप जो है वो कितने हैं आपके पास, 60 बच्चे हैं ना। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेकिन ये इसके अकॉर्डिंगली हमको करना है कि जो है जैसे 2, 4 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2, 4 यहाँ पे हमें इनको देखना है कितना है मैक्सिमम। 21 है तो हम 22 तक ले लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तक। तब आप देख रहे हैं 0 to 10 वाले 2 ही हैं, तो हमने एक लाइन यहाँ खींच दी। ये जो ब्रेड्थ है ये बराबर होनी चाहिए सारे बार्स की। उसके बाद 10 बच्चे हैं, उनकी 10 to 20 हैं, तो 10 to 20 वाले 10 बच्चे हो गए। यहाँ 10 to 20 एक्चुअली ये यहाँ पे 20 जिनके आ रहे हैं 10 to 20, यहाँ पे ये गलत मार्क किया हुआ है। इट शुड बी समवेयर हियर। ओके, 10 स्टूडेंट्स हैव गॉट बिटवीन 10 to 20। ठीक है, उसके बाद 21 जो है वो 20 to 30 के बीच में है और उससे थोड़ा कम ले लीजिए तो 18 और 19 वाले हैं 30 और 40 के बीच में। 7 स्टूडेंट्स के 40 to 50 आए हैं और लास्ट में सिर्फ एक बच्चे के 50 to 60 आए। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको हम हिस्टोग्राफ बोलते हैं। इसमें कि किस तरह डिफरेंट है पहले ग्राफ से। जो ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको या क्लास इंटरवल्स जो हैं उनको तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस एक्सिस पे मार्क किया है। देखिए इस एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो हाइट्स जो होती हैं वो हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके बारे में बताती हैं। ठीक है, ये जितनी हाइट्स हैं इनकी ये फ्रीक्वेंसीज बता रही हैं। यानी कि क्लास इंटरवल हमने एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्क किया और वर्टिकल एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को मार्क करा है। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गया क्लास इंटरवल। तो इस तरह का ग्राफ हिस्टोग्राम कहलाता है। इससे भी को भी स्टडी करके आप बहुत कुछ बता सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एज दी हुई है इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ़ टीचर्स। एक स्कूल में टीचर्स हैं तो एक तरफ तो उनका नंबर दे रखा है और एक तरफ उनकी उम्र दे रखी है। तो अब आप जानते हैं टीचर्स 20 साल तक तो कोई टीचर होता नहीं है। तो ये जैग्ड लाइन क्या बताती है
कि ये दिखाती है कि 0 से 20 तक कोई भी नहीं है, इस उम्र का कोई भी नहीं है। उसके बाद 4 टीचर्स ऐसे हैं जो 20 to 25 तक की एज के हैं, 5 टीचर्स 25 to 30, मैक्सिमम जो है वो 30 to 35 ईयर्स के हैं, 6 टीचर्स, 35 to 40 3 हैं, 40 to 45 2 हैं, अगेन 50 वाले भी बहुत हैं, 5 हैं। तो आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमने 5-5 साल का डिफरेंस ले लिया। रेंज जो है वो इक्वल इंटरवल्स में डिवाइडेड है, 5 ईयर्स इन दिस केस। तो अब जो है आप बता सकते हैं हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। तो 45 ईयर्स के हैं या ज़्यादा हैं लेकिन 50 से कम है। तो आप देख लीजिए ये कितने हैं, 45 से ज़्यादा, मैक्सिमम तो 50 ही बता रखा है ना, तो वो 5 हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर द एज लेस देन 35 ईयर्स। अब 35 वाला देखिए यहाँ पे हैं, तो ये 35 से जो कम के हो जाएंगे 6 + 5 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 15। तो 15 टीचर्स ऐसे हैं जो कि 35 ईयर्स से कम उम्र के हैं। अब जैसे ये भी एक आपको दे रखा है ग्राफ, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। What information is given by the histogram? It is a graph between the number of girls of class 8th and their heights in centimeters. So which group contains maximum girls? So group between 140 to 145 centimeter has got the maximum girls because nearly 7 girls have got height in between 140 centimeter to 145 centimeter. The average height जो है वो सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप में है। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है how many girls have a height of 145 centimeters and more. 145 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स की है, तो आप उसमें सारे ही ऐड कर देंगे, 4 + 2 + 1। कैसे? 4 + 2, देखिए यहाँ पे 145 से ज़्यादा, 4 + 2 + 1, 7 गर्ल्स की हो गई 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा। If we divide the girls in the following 3 categories, how many would there be in each? अगर हम इन 3 ABC ग्रुप में उनको डिवाइड कर लें, जिसमें पहले में है 150 सेंटीमीटर एंड मोर, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर एंड लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो कितनी कितनी होंगी? तो 150 सेंटीमीटर एंड मोर, देखिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर एंड मोर तो हो जाएगी 2 + 1 3 गर्ल्स की। उसके बाद पूछा है 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है? 7 + 4 + 2, तो ये हो जाएंगी 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर। तो इससे कम चाहिए तो 7 + 4 ही होंगी, दैट इज़ इक्वल टू 11। देन लेस देन 140 सेंटीमीटर इज ग्रुप सी, तो लेस देन 140 सेंटीमीटर 3 + 2 + 1 6 हो गई। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये ग्रुप्स जो हैं इनके जो डाटा हैंडलिंग है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 करिए और जो ना आए उसको हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। अगर गोल एक सर्कल के फॉर्म में डाटा है तो उसको हम
पाई चार्ट बोलते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है सर्कल ग्राफ्स में, इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। ये पूरा एक होल है और उसके ये हिस्से हैं। ठीक है, अब जैसे ये है आपके एक बच्चे का, जो बच्चे का दिन में उसने क्या क्या काम करने में अपना समय बिताया। तो 8 घंटे तो वो सोया, 6 घंटे स्कूल में गया। अब अगर स्कूल नहीं जा रहे तो 6 घंटे रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। 3 घंटे ही प्लेड, 3 hours he did other activities. Might be he's helping his mother, or he's helping his father in gardening, or cleaning the house, dusting the house, or doing some kind of shopping. And 4 hours he has done homework. Now what is being given to you, you might be attending this online classes, and then some work is being given to you, so you should be doing that. तो ये सबका जो है, अब आप कुछ भी तो नहीं बना सकते ना, यू हैव टू मेक अ सर्टेन प्रपोर्शन। तो हाउ यू विल डू इट, दैट यू विल लर्न इट ना। अब जैसे ये क्या है, 8 groups ऑफ पीपल इन अ टाउन। एक शहर में लोग किस उम्र के हैं, 15 to 60 ईयर्स के सबसे ज़्यादा हैं, 50% है। 14 ईयर्स तक के ये हैं 30,000 हैं, और 20,000 है 60 ईयर्स एंड अबव, जो सीनियर सिटीजन्स हैं। तो जो है इसको आपने इस तरह से दिखा दिया। अब आप ये कैसे निकालेंगे कि हमें आधी लाइन यहाँ खींचनी है, एक लाइन इधर खींचनी है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स को आप 24 आवर्स से डिवाइड करिए, तो 1/3 पार्ट ऑफ द डे द चाइल्ड इज स्पेंट इन स्लीपिंग, एंड इसी तरह द आवर स्पेंड इन स्कूल इज 6/24, 1/4 टाइम। तो इस तरह से पहले तो आपने कितना उसने टाइम स्पेंड करा, व्हाट फ्रैक्शन। तो इस तरह जो है इसको हम करेंगे, इनका साइज़ आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहते हैं, राइट। तो अब आपको और आसान करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको या तो परसेंटेज निकाल लीजिए 100 में से, लेकिन उसके बाद भी एक सर्कल में आप उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड देन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सो उसके लिए we'll take say a compass and draw a circle. आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको आसान लगेगा, वरना मुश्किल हो जाती है। तो you will draw, you can draw a circle of any say radius. Right? We have drawn a circle of a particular radius. It's not important that what is the radius. And now what we'll do is we'll draw a line running through the center. This is the center of the circle. So we'll draw a line, kind of a diameter. Alright. And now अगर आपके पास 50% है, अब आपको पता है that this angle is 180 degree. I hope you know that this angle is 180 degree. A straight line is making a 180 degree angle like this, right? 180. So this whole angle will become 180 into 2, 360 degree. अब suppose one sector is 50 degree, right? Out of 100 it is 50. So what should be the angle if the total angle is 160? We'll find out. So suppose out of 100
the sector is 50. So in 1 it will be 50 upon 100. So in 360 how much? You cancel these zeros, then you get 36 into 5 is equal to 6 5 is 30, and 180. तो ये पूरा 180 का एंगल तो यही हो गया ना 50 डिग्री में, दिस वन. तो दिस सेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग 50 डिग्री, half the circle. Similarly, if you got to draw say 1/4 of an angle, so 1/4 out of 100, you have got, say, out of 24 hours, you have spent the time of say 6 hours in the school. So 1 hour, if it is 1 hour, it will be 6 upon 24. And what about 360? 6 fours are and 5 nines are 90 degree. So you will have to draw an angle of 90 degree. So should you be able to draw? So we'll keep this like this here. And draw an angle of 90 degree. So like this you can draw. Don't make the line outside the circle, just make it here. So this sector is representing 90 degree. This is 180 degree. This is 90 degree. So what is this? This is sleeping hours. And this is school hours. Similarly, if the child is spending say 3 hours in playing, so how will you draw that? So we'll find out that out of 24 hours, the time spent in playing is 3 hours. So in 1 hour it will be 3 upon 24. So in 360 how much? 3 8s are, and so you can simplify this. 2 4s are, and 2 and 180. 4 4s are 60. 4 5s are 20. So 4 4s are 16, carry 2, 4 5s are. So now what time he is spending in playing? You have to draw an angle of 45 degree. So how will you draw an angle of 45 degree in this? Keep it here because we can't draw it here. We have already drawn sleep hours here. So here we'll have to draw an angle from here. We'll start from here. 10, 20, 30, 40. This is 45. So here we'll draw an angle of 45. Don't take the line out of the circle. So this angle of 45 degree is representing the hours of play. Right? And now the child is spending rest of the time, he is doing some other things. 3 hours in homework and 4 hours. 3 hours for others and 4 hours for homework. And now 8 hours, here I told you about the 50%, but here the sleep hours are 8 hours. Sleep hours are 8 hours. So out of 24, sleep hours are 8 hours. So in 1 it will be 8 upon 24. So in 360 how much? 3 1s are 3, 120 degree. Actually sleep hours are 120 degree. So we'll draw an angle of 120 degree here. So here actually I was saying it is 50, one can't sleep for say 12 hours. So some children might be sleeping these days, that's why perhaps I could make that. So 120 degree will be
say 110. See, this is from here, this is 90, then 100, 110, 120 degree. This time 8 hours is 120 degree. So this is the time spent in sleeping, right? Now you have got this sector and this sector left. So that will be others, and as well as time spent on homework. So 3 hours again for other jobs, just like playing. So here we'll again draw an angle of 45 degree, and which might be this. Let's see if it is 45 degree. That would be the jobs done in for other things. Oh no, this is 60. So let's see how much is this angle. So if you have to find about this angle, we'll have to keep it here, and this is 45 degree, right? So this is also 45 degree. This is jobs done for other things, and the rest here, let's find out what time he's spending for homework. 4 hours. Homework is equal to 4 upon 24 into 360. 4 6 and 90 degree. Right? 60 degree, sorry. So this angle you'll find out is 60 degree automatically. You can just check it out. So this is the pie chart. So that's how you draw a pie chart. Find out the angle which you have to draw in a circle, and then draw them. You must draw the angles correctly. So that's how you will draw pie charts. And then you can answer the questions related to them, right? Now for example, you have got this. It's an expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month. एक महीने में एक परिवार ने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, किस किस चीज़ पे किया और कितना बचाया, उसकी परसेंटेज दे रखी है. हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन 100 में दे रखी है. तो इससे अब आपसे पूछा गया है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम. तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ फूड पे मैक्सिमम खर्चा किया गया है, खाने पीने पे. एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली. किस चीज़ पे उतना ही खर्चा किया गया है जितना बचाया गया है. तो सेविंग्स कितनी है, 15% है. तो अब आप देखिए, एजुकेटिंग द चिल्ड्रन पर उतना ही खर्चा किया है जितना सेविंग्स करी है. तो यहाँ पर 15% एजुकेशन पे खर्चा है, 15% सेविंग्स है, तो ये दोनों बराबर हैं. If the monthly savings of the family is 3000, what is the monthly expenditure on clothes? अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे. आप जो है ये क्या है, बचा तो रहे हैं 3000, ठीक है. तो अगर सेविंग्स जो हैं 3000 है, तो टोटल इनकम कितनी है. तो 100 में 15% अगर सेविंग्स में है, तो 100 में 15% सेविंग पे, 15% एक्सपेंडिचर है सेविंग्स पे, यहाँ पे बचाया गया है. तो अगर 15 रुपीज़ बचाए जा रहे हैं तो टोटल इनकम है 100. तो अगर 3000 बचा रहे हैं तो फिर टोटल इनकम कितनी है. इस तरह से आप निकाल लेंगे. 5 3 15 and 5 6 600 ये हो गया, और 300. तो ये हो गया आपका 30,000 रुपीज़ इज़ द टोटल इनकम.
अब आपसे पूछा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना है, तो आप क्लोथ्स देखिए कितने हैं, 10% है। तो 100 में कितना खर्चा कर रहे हैं क्लोथ्स पे, 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ में। तो 3000 में निकाल लीजिए कितना वो खर्चा कर रहे हैं। 2020 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ₹300। ठीक है, तो 100 रुपये में 10 रुपये वो खर्च कर रहे हैं किस पे, क्लोथ्स पे। तो 30,000 में कितना कर रहे हैं, 300 रुपीज़। तो इस तरह से आप रिलेटेड क्वेश्चंस को पता कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 30,000 है एक्चुअली टोटल इनका, सो दैट मीन्स दे आर स्पेंडिंग 3,000 रुपीज़। So this, we come to the end of this chapter, and now please try the exercise 5.2 and discuss with us. We'll teach you probability after this.